जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पर। तो आज हम क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस एवं अन्य मैट्रिक स्तरीय परीक्षा के लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण है, जो कि क्षितिज भाग 2 और गद्य खंड चैप्टर का नाम है आपका बाल गोविंद भगत। और उस गद्य खंड का जो लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ और माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। यानी कि रामवृक्ष बेनीपुरी के माता पिता जब रामवृक्ष बेनीपुरी छोटे थे तभी उनके माता पिता गुजर गए थे और 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद, यहाँ 10वीं है, बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार उन्होंने जेल गए और उनका मृत्यु सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जो की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नया धारा उल्लेखनीय है। गद्य को विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली है। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। पतितों के देश में उपन्यास, चिंता का फूल जो कि ये कहानी है, अम्पाली आपका क्या है, नाटक, और माटी की मूर्तें ये है लेखा चित्र, और पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृत्तांत है, और जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण है आदि। इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप रक्षा है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। तो वो था आपका लेखक के बारे में। अब इस चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। इसमें बाल गोविंद भगत के ही बारे में बताया गया है कि बाल गोविंद भगत एक मंझोले कद के गोरे बिट्टे आदमी थे। यानी मंझोले कद जो कि मंझले कद के हैं, 20 वाले, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक लंबी, किंतु हमेशा उनका बेला जटाजूट को नहीं रखते थे। बाल पक गए थे, उनका क्या हो गया थे, और बिल्कुल कम पहनते थे। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ लिखा हुआ 60 के ऊपर ही होंगे और बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं
रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। उसके बाद है, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे और कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों किसी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। और काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते और मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से हो और औरतें के टीके की तरह, गलत है यहाँ पे, औरत के टीके की तरह शुरू होता और गले में तुलसी के जड़ों के एक बिडोल माला बांधे रहते थे। और ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ के जैसा वो दिखते थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। योंदी बाबा भी था, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। और साधु को एक परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते। किनको साहब मानते थे? कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी के तीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। और इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे एक साहब के दरबार में ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से, मतलब वह दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता, उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते थे। कौन चलाते थे? उसी से घर गुजर चलाते थे बाल गोविंद भगत। थोड़ा कहीं कहीं मिस्टेक भी है। और इन सब के ऊपर में तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं और औरतें फलावा लेकर मेड़ पर बैठी है। यानी फलावा मतलब कलावा होगा, सॉरी, यहाँ फलावा लिखा हुआ। यानी ये दोपहर का खाना होता है, कलावा। और आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिबड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुलियों एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में
बिठा रही है, यानी रोपनी शब्द जो धान रोप रही है, एक पंक्तिबद्ध रोप रही है। और उनका कंठ एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों को कानों की ओर बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मड़ पर खड़ी और मेड़ पर, मतलब खेत का जो साइड है उसको मेड़ बोलते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों को होठ कांप उठते हैं, ये गुनगुनाने लगती है। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है, यानी कि जो रोपती है तो उसकी अंगुलियां अजीब क्रम में चलने लगती है। तो बाल गोविंद भगत का यह संगीत या जादू, भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब दिल्ली की झंकार या दादुरे की तरतर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में दियो नहीं सकती। कोलाहल में दियो नहीं सकती। उनकी खेजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पीवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। और उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियों शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते। मतलब उन्होंने बाल गोविंद भगत सवेरे उठकर नहाने के लिए नदी चले जाते थे और उन्होंने 2 मील दूर जाते थे और नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर वो पोखरे के ऊंचे भीड़ पर अपनी खेजड़ों लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भौर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। बाल गोविंद भगत क्या बोल रहे हैं कि अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब की लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपने खेजड़े लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्द का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खेजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि इतने सुतूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता
अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरकती में जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। और गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते थे। बाल गोविंद भगत के जो अपने घर गांव के जो उनके गांव के उसमें कुछ प्रेमी थे, तो वो जुट जाते थे और खेजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडलों उससे दोहराती लहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल पर एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता और होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खेजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते थे और सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। बाल गोविंद भगत का बेटा क्या हो गया था? मर गया था। एक लौता बेटा था। वह कुछ सुस्त और बौदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उससे और भी मानते थे और उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मुहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी, मतलब बहुत ही साध से अपनी बेटा को क्या कराई थी? शादी कराई थी, जो पतहू होगा। बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। उसकी पतहू क्या थी? सुभग और सुशील थी और घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भक्त को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उसने उनका बेटा बीमार था, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रखती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौन बोल रहे हैं? जो लेखक है रामवृक्ष बेनी पूरी। कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया और बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढका रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं और फूल और तुलसी दल भी और सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतहू क्या हो रही है? रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। मतलब वो गाना गा रहे हैं बाल गोविंद भगत और उसकी जो पतहू है वो पूरा रो रही है और गाते गाते कभी पतहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। कौन? बाल गोविंद भगत अपने पतहू को नहीं रोने के बदले में क्या बोलते हैं? उत्सव मनाने के लिए। और आत्मा पर
परमात्मा के पास चली गई। विरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली। मतलब बाल गोविंद भगत बोल रहे हैं अपने पतहू को, आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। तो बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, पतहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। मतलब बाल गोविंद भगत बोल रहे हैं उनका भाई को बुलाकर ये आदेश देते हैं कि दूसरी शादी कर देना। इधर पतहू जवाब देती है रो रो कर कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी का क्या जा चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते थे। पैदल कौन जाते थे? बाल गोविंद भगत। करीब 30 कोस पर गंगा थी। कितने कोस पर गंगा नदी थी? 30 कोस पर। साधु को संभल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी भी भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते पर खेजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही दीवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। किनका तबीयत नहीं सुधरी थी? बाल गोविंद भगत का। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छेड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून, गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लेंगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया हो। धागा होगा यहाँ, धागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ है। अब भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ पंजर पड़ा है। तो ये था आपका कहानी। अभी इस कहानी के बीच में कुछ ऐसा वर्ड था जो कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। तो वो शब्द का जो हम मंझोले बोले, मंझोले के मतलब ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, जो बीचों बीच में रहते हैं उनको बोलते हैं मंझोला। अब कमली मतलब कंबल, और पतहू का मतलब जानते हैं पुत्र वधू, यानी पुत्र की पत्नी। और रोपनी मतलब जो धान रोपती है, धान की जो रोपाई करती है। कलेवा मतलब जो सवेरे का जलपान, नहीं,
और पूर्वाई मतलब जो पूरब की ओर से बहने वाली हवा। कलेवा मतलब होता है दोपहर का खाना, सवेरे का जो होता है वो जलपान बोलते हैं। और अधरतिया मतलब आधी रात। और खेजड़ी का मतलब होता है डफली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा। और एक क्या क्या है, वाद्य यंत्र है। फिर है निस्तब्धता यानी सन्नाटा। लोही, लोही का मतलब होता है प्रातः काल की लालिमा यानी सुबह का जो सूरज का जो लालिमा होता है उसको बोलते हैं लोही। अब कुहासा, कुहासा मतलब जानते ही होंगे, कोहरा को बोलते हैं। आवृत्ति ढका हुआ, आच्छादित। कूस एक प्रकार की नुकीली घास है। कूस एक क्या है, नुकीली घास है। अब बोधा, बोधा का मतलब होता है कि कम बुद्धि वाला। बोधा का मतलब होता है कम बुद्धि वाला। तो जो बाल गोविंद भगत के बेटा था वो कैसे थे, बोधा थे, कम बुद्धि वाला। और संबल मतलब सहारा। तो ये है आपका शब्दार्थ। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।